Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our third lecture of chapter number 4, Bioenergetics. In this lecture, we will study about respiration, glycolysis, conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A, or it is also called as linked reaction, एंड फाइनली करैब साइकिल। और इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी देखेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो कि अक्सर आपके एमटीकेट में आते हैं। सो फर्स्ट कम टू वर्ड्स रिस्पायरेशन। व्हाट इज़ रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ऐड करता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन इसके ऑपोजिट है। रिडक्शन में हमारे पास होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रिडक्शन में होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, जबकि रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो रिस्पायरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूरा एक सीरीज़ होता है, हमारे पास रिएक्शंस का एक सीरीज़ होता है। और इन्हीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो क्या हो जाता है? ब्रोकन डाउन हो जाता है। ऑर्गेनिक फूड जो होता है हमारे पास टूट जाता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे एनर्जी को एक लिविंग सेल यूज़ करता है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास ऑर्गेनिक फूड में क्या आता है? ग्लूकोज मेनली यूज़ होता है लिविंग सेल्स के लिए फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ग्लूकोज हमारे पास होता है C6H12O6। ठीक है, दिस इज़ एन ऑर्गेनिक फूड। ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक फूड है। इसी ऑर्गेनिक फूड को जब ब्रेक डाउन किया जाता है, इसे तोड़ा जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में क्या मिलती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हमारे पास क्या होता है? रिस्पायरेशन। ठीक है, इसकी जो एनर्जी होती है, इसी जो मेन पर्पस होता है रिस्पायरेशन का, वो क्या होता है? फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके लिए किस चीज़ को यूज़ किया जाता है? एक ऑर्गेनिक फूड को यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन एनर्जी। और ये पूरा जो रिएक्शन होता है, ये कौन से उसके प्रोसेस के थ्रू होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो रिस्पायरेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस which occurs inside this living cell during which organic food is broken down and energy is released। ठीक है, अब हमारे पास रिस्पायरेशन की टू मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है एरोबिक रिस्पायरेशन एंड सेकंड वन हमारे पास है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है, ये एक ऐसी टाइप की रिस्पायरेशन है जिसके लिए फ्री ऑक्सीजन की प्रेजेंस मस्ट होती है। अगर फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं हो सकता। तो फ्री ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होगा? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पेशली ग्लूकोज जो होगा ब्रोकन डाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इधर अगर हम इधर लगा लें O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस, तो ये हमारे पास किस चीज़ की रिएक्शन बन जाएगा? ये एरोबिक रिस्पायरेशन का रिएक्शन बनेगा। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, इसको मेनली यूज़ किया जाता है फॉर एनर्जी ऑब्टेनिंग, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रिस्पायरेटरी फ्यूल। रिस्पायरेशन के ज़्यादातर रिएक्शंस में किस चीज़ को यूज़ किया जाता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज़ किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। इसी वजह से इसे कहा जाता है रिस्पायरेटरी फ्यूल। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, इसमें फ्री ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती। ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तब क्या होगा? जो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन होगी तो उसे क्या कहा जाता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मेनली कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में। अगर हम कंप्लीट ब्रेकडाउन देखते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, ताकि उससे हमें 100% एनर्जी मिले जितनी उससे मिल सकती है, तो पूरा प्रोसेस होता है 3 स्टेप्स में। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज़ क्रैब साइकिल एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की तरफ। पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलिसिस की ग्लाइकोलिसिस किस तरह होता है और इससे किस तरह से एनर्जी हम गेन कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है।
इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसके साइटोसोल में जो साइटोसोल जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है ये उसी में होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ऑफ 3 कार्बन एटम। ठीक है, और वो 3 कार्बन एटम क्या होता है, पायरुवेट। अभी हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे किस तरह से ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ये हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज और इससे बनता है पायरुवेट। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन आइटम है उसको ब्रेक डाउन करके उससे पायरुवेट बनाए जाते हैं। पायरुवेट 3 कार्बन होते हैं, तो एक ग्लूकोज से हमारे पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम देखते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए इसको 2 स्टेप्स में और 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन हमारे पास है प्रिपरेटरी फेज़ एंड सेकंड वन हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेज़, या इसको पे ऑफ फेज़ भी कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज़ में क्या किया जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो क्या करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे, जिसके लिए हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं। हमें मेन चाहिए होता है एनर्जी, जो कि एटीपी की फॉर्म में हमें चाहिए होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट फेज़ होता है इसमें हमें एटीपी नहीं मिलती, उसमें हमें किसी भी किस्म की एनर्जी इसमें रिलीज़ नहीं होती, बल्कि इसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रेपरेटरी फेज़। इस प्रेपरेटरी फेज़ में ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है टू रिलीज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जबकि जो सेकंड फेज़ है ऑक्सीडेटिव फेज़, और इसको कहा जाता है और पे ऑफ फेज़। पे ऑफ फेज़ मीन्स कि वह हमें दोबारा पे करता है, जो कि एटीपी फर्स्ट फेज़ में यूज़ हुआ है। तो पहले देखते हैं प्रेपरेटरी फेज़। प्रेपरेटरी फेज़ में हमारे पास सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होते हैं, 4 to 5 रिएक्शंस होते हैं, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन। फर्स्ट वन हमारे पास फेज़ जो है वो क्या है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन जनरली क्या होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल को फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड किया जाता है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप होता है, जब उसकी एडिशन होती है किसी मॉलिक्यूल में तो उसे कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रिपरेटरी फेज के फर्स्ट स्टेप में होता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ सबसे पहले एक एटीपी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं ग्लूकोज हमारे पास है और उसके साथ क्या हो जाएगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल से वो क्या ले लेगा, फॉस्फेट ले लेगा, तो ये एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडीपी। ठीक है, ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। और उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, फर्स्ट इसमें एंजाइम यूज़ होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होती है ग्लूकोज की और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ATP transfer energy and phosphate to glucose forming ATP 6 phosphate, glucose 6 phosphate। ठीक है, और कन्वर्ट्स ATP into ADP। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ATP क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा into ADP, क्योंकि फॉस्फेट ऐड हो जाता है ग्लूकोज के साथ। सेकेंड स्टेप हमारे पास है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोमर मीन्स कि उसका फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट हो जाता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि फर्स्ट स्टेप में बना होता है वो आइसोमराइज्ड हो जाता है, मतलब वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे पास कौन सा होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कौन से हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों में किसी भी किस्म की कार्बन की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होती, बस सिर्फ ये अपने आइसोमर में चेंज होता है। ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज से चेंज होके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आ जाता है और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। इसमें किसी भी किस्म की एनर्जी यूज़ नहीं होती जिस तरह के फर्स्ट स्टेप में एनर्जी यूज़ हुई है।
इसके बाद थर्ड स्टेप में अगेन क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेशन। दोबारा फॉस्फोराइलेशन होगी तो मीन्स कि दोबारा एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ होगा और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ क्या होगा, रिएक्ट्स विद एटीपी। इसके साथ एक एटीपी मॉलिक्यूल ऐड होगा। जब एटीपी मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक फॉस्फेट जो होगा वो इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा, 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस का क्या मतलब है, बिस मीन्स 2। बिस या डाईफॉस्फेट भी लिख सकते हैं और बिस भी लिख सकते हैं। इन दोनों का क्या मतलब है, मीन्स 2। तो इसमें क्या आ जाएगा कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का मतलब कि अब इसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। एक यहाँ पर पहले से अटैच था और दूसरा इस एटीपी मॉलिक्यूल से ये ले लेंगे तो हमारे पास 2 फॉस्फेट आ जाएंगे और मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इंटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इधर अगर आप इसको इस तरह देखें कि फ्रक्टोज हमारे पास 6 फॉस्फेट है और इसके साथ क्या आ जाएगा, एटीपी मॉलिक्यूल से ये एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा अगेन इंटू एडीपी और फ्रक्टोज 6 कन्वर्ट हो जाएगा इंटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास फिर क्या होता है कि स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होता है, इट स्प्लिट्स इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स। फ्रक्टोज मैंने क्या बताया कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये दो दो कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाएगा और वो दोनों कितने के आएंगे, हमारे पास आएंगे 3 कार्बन कंपाउंड्स के होंगे और हमारे पास होंगे 2 मॉलिक्यूल्स। उसमें एक है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, G3P मीन्स ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब जो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा अपने आइसोमर में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, क्योंकि तो दोनों 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन हमें जो यूज़ होता है आगे ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट फेज़ में वो कौन सा होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमें ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही चाहिए होता है फॉर ऑक्सीडेटिव फेज़ और पे ऑफ फेज़, इसलिए ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है अपने आइसोमर में। तो नेक्स्ट स्टेप में ये फिर क्या करेगा, अगेन आइसोमराइजेशन होगी। आइसोमराइजेशन में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज होगा अपने आइसोमर में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और इस तरह से प्रेपरेटरी फेज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगर आप फिगर में देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है और इसके साथ जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो हमारे पास है हेक्सोकाइनेज, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है। नेक्स्ट में ये क्या होता है, नेक्स्ट होती है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म की एनर्जी यूज़ नहीं हुई जिस तरह की यहाँ पर एनर्जी यूज़ हुई है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन क्या कर लेता है, फोस्फोराइलेशन करता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल से फिर फॉस्फेट ग्रुप ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पर कौन सी एंजाइम यूज़ होगी, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, फ्रक्टोकाइनेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस करेगा और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में आ जाएगा, जो कि ये हमारे पास क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये भी हमारे पास 6 कार्बन है, ये भी हमारे पास 6 कार्बन है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो इसलिए इसको 1,6 बिस फॉस्फेट कहा जाता है। और बिस का मतलब क्या है, 2। 6 कार्बन मॉलिक्यूल नेक्स्ट फेज में क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स हमारे पास आएंगे 3 कार्बन के, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लेकिन जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है DAP, वो आइसोमराइज हो जाएगा इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे G3P के,
जो कि हम यूज़ करेंगे इन द नेक्स्ट फेज़। तो प्रिपरेटरी फेज़ में अगर आप देखें तो इधर हमें किसी भी किस्म की एनर्जी नहीं मिली, बल्कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन प्रिपरेटरी फेज़। तो ये आपने मस्ट याद रखना है कि प्रिपरेटरी फेज़ में कितने एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। ये आपको फिर एंड में पता चलेगा कि ये आपने क्यों याद रखना है। नेक्स्ट फेज़ हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेज़ या पे ऑफ फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ में यही दो मॉलिक्यूल्स जो कि प्रिपरेटरी फेज़ में हमें मिले थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एंटर हो जाएंगे और इन्हीं को आगे हम प्रोसीड करके इससे क्या बनाएंगे, अब एनर्जी इससे रिलीज़ करेंगे ताकि जो हमें चाहिए होती जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जब हाइड्रोजन इधर से इससे रिमूव हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, तो उस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD। NAD उसको एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं एक्सेप्ट्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट फेज होगा। इसमें क्या हो जाएगा कि ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा, एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है इस स्टेप में वो हमारे पास है डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस की प्रोसेस में क्या होगा, हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। लेकिन इस स्टेप में किसी भी किस्म का ATP यूज़ नहीं होता, बल्कि जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो सिंगल होता है उसको एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ATP। इस फेज में ATP की प्रोडक्शन भी नहीं हुई और इसमें ATP यूज़ भी नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ ATP, इसमें किस तरह होती है, इसमें ATP प्रोड्यूस होता है। जब ATP प्रोड्यूस होता है तो हमारे पास जो ग्लाइसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। इसका मतलब है कि एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हो गया। जब वो एक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा तो इस फॉस्फेट को एक्सेप्ट करेगा ADP मॉलिक्यूल और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP। जो फर्स्ट स्टेप था उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिसीव हुआ था, किसको, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। लेकिन इस स्टेप में ये क्या करेगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट अगेन रिलीजेज वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ADP, और क्या बन जाएगा हमारे पास ATP मॉलिक्यूल in the presence of enzyme phosphoglycerate kinase। phosphoglycerate kinase, phosphoglycerate kinase। इस टाइप ऑफ प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इस जब ATP मॉलिक्यूल बनता है डायरेक्ट किस चीज़ से, सबस्ट्रेट से। यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट क्या था, यहाँ पर हमारे पास जो सबस्ट्रेट था वो था 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट और इससे डायरेक्टली किस चीज़ की प्रोडक्शन हुई है, ATP की प्रोडक्शन हुई है। तो इसलिए इसे कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा इनटू 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। मींस जो फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे अटैच है वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगी। इसमें किसी भी किस्म की एनर्जी यूज़ नहीं होती और ना ही किसी किस्म की एनर्जी रिलीज़ होगी। इसमें सिर्फ एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगा और वो एंजाइम हमारे पास है म्यूटेस एंजाइम। ठीक है, म्यूटेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगी। फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 3 से रिमूव होकर कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब टू फॉस्फोग्लाइसरेट से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज। ठीक है, इनोलेज की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब डिहाइड्रेशन
फॉस्फोइनोल पायरोवेट है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सिर्फ पायरोवेट में या पायरोविक एसिड में। तो अगेन क्या हो जाएगा, इससे एक एटीपी मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा इससे, तो क्या हो जाएगा, अगेन प्रोडक्शन ऑफ अगेन एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट काइनेज एंजाइम में। फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ये जो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल है, इससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और उसको अगेन इस तरह का एक प्रोसेस हो जाएगा। एडीपी इसको एक्सेप्ट करके एटीपी बना लेगा। एटीपी बनेगा तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड किसकी प्रेजेंस में, पायरोवेट काइनेज की प्रेजेंस में। तो टू पायरोवेट मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। टू पायरोवेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है कि टू पायरोवेट, क्योंकि हमारे पास जो जी फर्स्ट इधर हमने पढ़ा था कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आए हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। तो हमने तो सिर्फ अभी एक का ही वो देखा है। जब एक G3P मॉलिक्यूल से एक पायरोवेट आता है तो दो G3P मॉलिक्यूल से हमारे पास कितने आएंगे, टू पायरोवेट मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, इधर आप देखिए पूरा प्रोसेस। यह अब हमने फिलहाल सिर्फ वन उसके लिए एक G3P के लिए कंसिडर किया है। तो जितने भी इस प्रोडक्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेटिव जो प्रिपरेटरी फेज उसमें हमारे पास टू G3P मॉलिक्यूल्स आए थे। तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या कर लेता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को ये रिमूव कर लेता है और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, फॉस्फेट ग्रुप को ये ऐड कर लेता है। और जो हाइड्रोजन ये रिमूव करता है वो एक्सेप्ट करता है NAD उसे एक्सेप्ट करके NADH बना लेता है और फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होकर ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, यहाँ पर सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से एक फॉस्फेट रिमूव हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होकर ADP के साथ अटैच हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ATP। 2 इसलिए लिखा गया है ताकि क्योंकि दो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से, तो उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिख लिया ताकि आपके लिए आसानी हो। अब जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। यहाँ पर अगेन एक फॉस्फेट रह गया तो ये इससे 1 जो है इसको रिमूव कर लिया तो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब 3 फॉस्फोग्लाइसरेट आइसोमराइजेशन करेगा, फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 3 से हट के कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म की ATP प्रोडक्शन या रिमूवल ऑफ वाटर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 2 फॉस्फोग्लाइसरेट से होता है डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और 2 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरोवेट। अब फॉस्फोइनोल पायरोवेट नेक्स्ट फेज में क्या करता है, एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव करके क्या बना लेता है, ATP मॉलिक्यूल। और फाइनली फॉस्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरोवेट। ठीक है, तो हमारे पास आएंगे दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स और कितने ATP हमारे पास होंगे टोटल, अगर हम काउंट करते तो यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स हमारे पास इधर आए, 2 ATP मॉलिक्यूल्स और 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आए। अगेन मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 2 का वर्ड यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि हमारे पास प्रिपरेटरी फेज में दो मॉलिक्यूल आए थे G3P के। तो अगर एक मॉलिक्यूल का हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ATP बनेगा, यहाँ भी एक ATP बनेगा। और अगर दो का हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 2 ATP और यहाँ पर भी 2 ATP, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सारे 2 होंगे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है ऑक्सीडेटिव फेज में, 4 ATP मॉलिक्यूल की। तो अगर आपके पास MCQs आता है कि कितने नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं इन ग्लाइकोलिसिस, और ऑप्शन में आपके पास 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होंगे, तो उसमें आपने 4 ATP का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो मैंने आपको प्रिपरेटरी फेज में बताया था, प्रिपरेटरी फेज अगर आप देखिए इधर प्रिपरेटरी फेज में हमने क्या कहा था कि कितने ATP मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, 1 और 2, दो ATP मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, रिलीज नहीं हुए। तो 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ हुए हैं और जबकि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 4 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं। तो इन 4 से हम प्रिपरेटरी फेज के यहाँ पर ये हमारे पास है 2 ATP, ये हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेज के, इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो कि प्रिपरेटरी फेज में यूज़ हुए हैं, तो हमारे पास आएंगे 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो ग्लाइकोलिसिस से हमें टोटल जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन कितनी है उसकी, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस।
ठीक है। अब यहाँ तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो रिस्पायरेशन जो हमने सीखी है उसकी कंप्लीट जो ब्रेक डाउन है वो कंप्लीट नहीं हुई यहाँ पर। आगे हम इसे क्या करेंगे, क्रैब्स साइकिल में एंटर करेंगे। लेकिन क्रैब्स साइकिल में जाने से पहले ये एक लिंक चेन होगा, एक लिंक रिएक्शन होता है जिसको फॉलो करने के बाद ही पायरोवेट इस काबिल हो जाता है कि वो क्रैब साइकिल में एंटर कर सके। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट और लिंक्ड रिएक्शन। पायरोवेट क्या है हमारे पास, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होगी, उसके बाद ये इसके काबिल होगा कि ये कहाँ पहुँच सके, क्रैब साइकिल में एंटर कर सके। पायरोवेट प्रोड्यूस्ड इन साइटोसोल, ये हमने पढ़ लिया था स्टार्ट में कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म का जो साइटोसोल होता है उसमें होती है। अब ये क्या करेगा, पायरोवेट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री है या माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हमारे पास है साइटोसोल। अब ये हमारे पास जब पायरोवेट मॉलिक्यूल एंटर होगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया तो ये किसके थ्रू होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू ये एंटर होगा, क्योंकि लार्ज पार्टिकल है ये डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को, तो इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की, और इसके थ्रू ये एंटर हो जाएगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, ऑक्सीडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्या करता है, इट लिंक्स द एरोबिक रिस्पायरेशन दैट अकर्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारे पास ये आउटसाइड ये पूरा प्रोसेस हुआ है जो कि पायरोवेट की प्रोडक्शन हुई है, ग्लाइकोलाइसिस, आउटसाइड जो माइटोकॉन्ड्रिया की रिस्पायरेशन हुई है, और जो इनसाइड रिस्पायरेशन होगी हमारे पास, इन दोनों को आपस में लिंक करता है। कौन लिंक करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, जो लिंक्ड रिएक्शन है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, इसमें हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या होगा कि पायरोवेट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट वन क्या होगा कि पायरोवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो उसे क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, और क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, पायरोवेट से क्या हो जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एज अ रिजल्ट एसिड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब क्या हो जाएगा कि NAD रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर जो एसिटाल्डिहाइड बन गया, अब इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसे कौन एक्सेप्ट कर लेगा, NAD। इसको NAD प्लस इसको एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH। ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड था, इधर से हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल ग्रुप, और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था उसको एक्सेप्ट कर लेगा NAD प्लस, और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एसिटाइल जो ग्रुप यहाँ बन गया, इसके साथ एक को एंजाइम अटैच हो जाएगा, को एंजाइम A, और एसिटाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल को एंजाइम A। इधर रिएक्शन में भी अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, पायरोविक एसिड या पायरोवेट। पायरोवेट से क्या हुआ है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इससे रिमूव हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसे क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन के बाद पायरोविक एसिड चेंज हो जाता है इनटू एसिटाल्डिहाइड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप। सेकंड, इधर से हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या होता है कि एसिड एल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होके उसे कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD प्लस। ठीक है, ये एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH में। यहाँ पर देखिए NADH में ये कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल ग्रुप। दिस इज द सेकंड स्टेप। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि एसिटाइल ग्रुप के साथ एक एंजाइम अटैच हो जाएगा, को एंजाइम A, और एसिटाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर लेगा इनटू एसिटाइल को एंजाइम A में। ठीक है, तो अब एसिटाइल को एंजाइम A जो है ये हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये आगे एंटर होगा इन दी क्रैब साइकिल। अब ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल को क्या कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसको क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको क्रैब साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, सर हैंस क्रैब। कौन था हमारे पास, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हैंस क्रैब। ठीक है,
इसने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, इसको क्या कहा जाता है, क्रैब्स साइकिल। इसके अलावा इसको सिट्रिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड इसमें बनता है वो क्या होता है, हमारे पास सिट्रेट होता है या सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, फर्स्ट वन में एसिटाल को एंजाइम ए जो कि हमारे पास लिंक्ड रिएक्शन से या ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से आता है, एंटर हो जाते हैं क्रैब्स साइकिल में। वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, कंबाइंस विद ऑक्जेलो एसीटेट। एसिटाइल को एंजाइम ए वाटर को साथ लेकर कंबाइन हो जाता है इनटू ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जब ये कंबाइन होता है तो क्या बन जाता है रिजल्ट में, सिट्रेट और को एंजाइम जो हमारे पास एक को एंजाइम था वो वापस मिल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो हमारे पास आ गया है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंबाइन हो क्या आ गया, सिट्रेट आ गया। सिट्रेट क्या हो जाता है, आइसोमराइज्ड हो जाता है, अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कौन सा आइसोमर है, आइसोसिट्रेट। सिट्रेट से ये कन्वर्ट हो गया किस में, आइसोमराइज्ड हो गया इनटू आइसोसिट्रेट, आइसोमराइज्ड इनटू आइसोसिट्रेट। ठीक है, अब आइसोसिट्रेट क्या करेगा, आगे होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। ठीक है, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट, और साथ में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा और साथ में क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी रिलीज होगा, और हाइड्रोजन को कौन रिसीव करेगा, अगेन उसको रिसीव करेगा Na+, और जब Na+ इसको रिसीव करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया तो हमारे पास जो आइसोसिट्रेट था ये हमारे पास 6 कार्बन था, मॉलिक्यूल था, और 6 कार्बन से अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 5 कार्बन। अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या हो जाएगा, 5 कार्बन, और आइसोसिट्रेट हमारे पास क्या था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। अब जब हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट आ गया तो नेक्स्ट हम क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट कंबाइंस विद को एंजाइम ए टू फॉर्म सुसिनाइल को एंजाइम। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट कंबाइन हो जाएगा एक को एंजाइम के साथ, और साथ में क्या करेगा, अगेन एक मॉलिक्यूल रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज कर लेगा और को एंजाइम ए को ये ऐड कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट इनटू सुसिनाइल को एंजाइम ए, और साथ में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी रिलीज करेगा, और अगेन वो कंबाइन होगा NAD के साथ, मींस कि NADH की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, NADH। अब यहाँ से फिर यहाँ अगर इधर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो अल्फा कीटोग्लूटरेट हमारे पास 5 कार्बन था, अब सुसिनाइल जो हमारे पास को एंजाइम है ये कितने कार्बन होगा, 4 कार्बन। ठीक है, सुसिनाइल को एंजाइम ए क्या करता है, ये कन्वर्ट होगा अब किस में, को एंजाइम ए इज रिमूव, फॉर्मेशन ऑफ ATP होगा फोर्थ स्टेप में, को एंजाइम ए इज रिमूव्ड। अब सुसिनाइल को एंजाइम ए से को एंजाइम ए रिमूव हो जाएगा, और सुसिनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोसिनेट, और इसके साथ क्या होगा, हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप इसमें से एक रिलीज हो जाएगा। जब फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा तो उसे कौन यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, GDP। इसको ये रिसीव करके क्या बना लेगा, GTP। GTP भी हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिस तरह की ATP है, लेकिन ATP में ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू GTP, तो ये GTP कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP। ठीक है, तो इस स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ATP प्रोड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सुसिनेट। सुसिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फ्यूमेरेट। सुसिनेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा इनटू फ्यूमेरेट, और साथ में एक हाइड्रोजन को ये रिलीज करेगा, लेकिन इस दफ़ा हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा, FAD नॉट NAD। ठीक है, FAD इसको एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, FADH। ठीक है, अब जब फ्यूमरेट बन गया तो फ्यूमरेट क्या होता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन करता है मींस कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिसीव कर लेता है, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा फ्यूमरेट के साथ, और क्या बना लेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास होगा मिलेट। ये भी सारे कितने हैं, 4 कार्बन के हैं। यहाँ से हमारे पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल स्टार्ट हुए, तो अभी तक यहाँ किसी भी स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हुआ, तो अभी तक मिलेट तक ये हमारे पास क्या है, 4 कार्बन ही चल रहा है।
ठीक है, अब देखते हैं कहाँ तक 4 कार्बन चलता है। मिलेट फिर आगे न क्या करेगा, मिलेट से अगेन एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। इस टाइम वो क्या करेगा, NAD को अपना एक हाइड्रोजन देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NAD प्लस, और मिलेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट फिर क्या होगा, वापस कन्वर्ट होगा एसिटाइल को एंजाइम ए में, जो कि हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट था। इधर अगर आप पूरा ओवरऑल प्रोसेस देखें इसका, तो इधर हमारे पास सबसे पहले क्या है, एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू आइसोसिट्रेट, और इसको सिस एकोनिटेट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 कार्बन ये भी है और यहाँ पर भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। इधर से सिट्रेट से जब वाटर मॉलिक्यूल एक रिलीज हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिस एकोनिटेट, और सिस एकोनिटेट में फिर अगेन एडिशन ऑफ वाटर होती है, तो ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट। ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। फिर आइसोसिट्रेट क्या करता है, आइसोसिट्रेट से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं NAD के साथ कंबाइन होकर NADH बनाता है, और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होते ही ये 6 कार्बन से कन्वर्ट होकर 5 कार्बन में आ जाएगा। और अब अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है ये क्या करता है, अगेन इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होकर कन्वर्ट हो जाता है इंटू 4 कार्बन, और साथ में एक हाइड्रोजन रिलीज करके अगेन NADH प्रोड्यूस करता है, और अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट हो जाते हैं सुसिनाइल को एंजाइम ए में। अब सुसिनाइल को एंजाइम ए जो है हमारे पास ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसे एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होकर GDP के साथ कंबाइन होता है, और ये कन्वर्ट होता है GTP में, और फिर GTP क्या करता है, एक कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, और इधर क्या हो जाता है, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाता है। फिर क्या होता है, सुसिनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है सुसिनेट में, जो कि अभी मैंने इससे पहले बताया, सुसिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट एंड देन टू मिलेट, और फाइनली कहा जाता है ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि सारे 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्जेलो एसीटेट फाइनली अगेन कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए में, और ये साइकिल इस तरह से कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब अगर देखिए इनपुट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, इनपुट में क्या होता है कि हमने इसको पहले इसमें अगर 2 एसिटाइल ग्रुप्स हमने इसमें ऐड किए होते हैं, तो हमें कितने ATP मिलेंगे, 2 यहाँ पर पहले हम इनपुट देखते हैं। 2 एसिटाइल ग्रुप्स हैं और इसके साथ 2 ADP, 6 NAD और 2 FAD। ये हम क्या करते हैं, ये इनपुट्स वो मटेरियल है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं इन द क्रेब्स साइकिल, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 ATP मॉलिक्यूल, 6 NADH और 2 FADH। ठीक है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP, 6 NADH एंड 2 FADH मॉलिक्यूल। ये जो साइकिल आपको यहाँ पे पूरा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास किसके लिए है, एक एसिटाइल ग्रुप के लिए है। तो अगर अब इसमें हम काउंट करते हैं तो हमारे पास, और यहाँ पर हमने 2 एसिटाइल ग्रुप की बात की है, तो जितने भी इस साइकिल में प्रोडक्ट्स हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इनपुट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 1 2। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमें कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड नज़र नहीं आ रहा जो कि रिलीज़ हुआ हो। 2 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा 2 ATP मॉलिक्यूल है, तो एक ATP मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर आ गया ATP मॉलिक्यूल, और सेकेंड ATP मॉलिक्यूल हमारे पास है यहाँ पर देखिए FADH+2। यहाँ पर हमारे पास एक ATP मॉलिक्यूल है, तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 ATP मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। फिर NADH मॉलिक्यूल हमारे पास है 1 यहाँ पर है, 1 2 हो गए हमारे पास, और एक हमारे पास ये है 3 ATP NAD मॉलिक्यूल्स है। 3 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे 6 NADH मॉलिक्यूल, और FADH हमारे पास यहाँ पर एक है, तो एक को अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास सारे जो आउटपुट से इस तरह से कंप्लीट होते हैं। अगर यही क्रैब साइकिल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा अगर 2 एसिटाइल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल्स है, तो तब हमारे पास क्या होगा, इस तरह की प्रोडक्ट्स आएंगे। अगर हम इस सिंगल के लेंगे तो हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, एक ATP, 3 NADH और 1 FADH मॉलिक्यूल आएगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज ब्रोकन फर्स्ट टू रिलीज एनर्जी, ग्लाइकोलिसिस में कौन सा बॉन्ड यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज ब्रोकन फर्स्ट, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का वर्ड भी है जो कि जिसमें मिस हुआ है, कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सा बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है जो कि एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो उसमें हमारे पास क्या कौन सा बॉन्ड होता है,
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट्स द नेट गेन ऑफ डैश एटीपीज। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास टोटल कितने एटीपीज प्रोड्यूस हुए हैं होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूस टोटल 4 होते हैं, लेकिन उसमें हमने 2 स्टार्ट में दिए होते हैं, तो हम 4 से 2 को माइनस करके हमारे पास कितने आएंगे 2 मॉलिक्यूल्स। तो नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। द नेट गेन ऑफ एटीपी इन वन क्रैब साइकिल। अगर सिंगल क्रैब साइकिल की बात करें तो हमारे पास कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स आते हैं 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं सिंगल क्रैब साइकिल में। ठीक है, अगर हम पूरा कंप्लीट क्रैब साइकिल देखते हैं ना, नेट गेन ऑफ, अगर हमारे पास ये सिंगल इधर आता है सिंगल, तो हमारे पास एक एटीपी आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक एटीपी आएगा। 2 एटीपी तब आते हैं जब ये साइकिल 2 टाइम्स रिपीट होगा, जो कि हमने यहाँ पर इसकी बात कर ली कि अगर ये 2 टाइम्स रिपीट होगा 2 एसिटाइल ग्रुप के लिए, तो हमारे पास 2 एटीपी आएंगे। लेकिन अगर एसिटाइल ग्रुप के सिंगल की बात करें, अगर हम फोकस करें कि 1 क्रैब साइकिल का पूछा है, तो हमारे पास कितने एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, 1 एटीपी प्रोड्यूस होता है इन दिस सिंगल क्रैब साइकिल।